नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल की घटनाओं से संबंधित वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, और जिसका पहला न्यूज़ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ये वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण है के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 से बढ़कर लगभग 55% हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये डेटा है जो स्टैटिक डेटा है और इसको ध्यान में रखा जाना जरूरी है, इसको याद रखा जाना जरूरी है। और इसमें वृद्धि कितना है, तो 7.2% का वृद्धि हुआ है पिछले वित्त वर्ष की कि वित्त वर्ष 2014-15 में यह 50.6% था और एक दशक बाद यह बढ़कर कितना हो गया है, 55%, जो कि एक दशक के बाद जो वृद्धि है इसमें 7.2% का ये वृद्धि दर है, ध्यान रखिएगा। और अर्थव्यवस्था का चूंकि यह तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये लगभग 30% आबादी को, 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है कि अमेरिका द्वारा भारत पर आरोपित 26% टैरिफ संबंधी बढ़ते तनाव के कारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित हुई है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अभी ये टैरिफ जो है 3 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है, यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा 26% का जो ये टैरिफ है जो अप्लाई किया जाना था, उसको 3 महीने के लिए अभी रोक दिया गया है। लेकिन तब तक इससे संबंधित जो मौद्रिक नीति समिति का जो था वो बैठक आयोजित हो गया था। तो आप तक जब ये न्यूज़ पहुंचेगा तब तक ये जानना जरूरी है कि ये मौद्रिक नीति समिति है क्या, और इस बैठक में कुछ जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों का परिणाम जो था वो क्या था। तो उनको कुछ प्रमुख तथ्यों के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले तो मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। इनमें 3 सदस्य आरबीआई से तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है संजीव मल्होत्रा जी हैं, और इस समिति को साल में कम से कम 4 बैठकें करनी होती है। तो ये एमपीसी का एक स्ट्रक्चर है, उसका कार्य करने का तरीका है। अब इस बार के टैरिफ वृद्धि के कारण जो निर्णय लिए गए हैं उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि जरूरी है, याद रखा जाना, ध्यान रखा जाना कि जो प्रमुख निर्णय थे कि उसमें रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रेपो दर तत्काल प्रभाव से 6% तक लगभग कम हो गया है, लगभग क्या पूरा कम हो गया है। तो पहले जो था 6.25% का रेपो दर था, और अब चूंकि 25 आधार अंकों के साथ इसको कम कर दिया गया है तो ये 6% तक आ गया है। और रिवर्स रेपो दर ये 3.35% पर है अभी फिलहाल। अब रेपो दर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जब वो आरबीआई से बोरो करते हैं, आरबीआई से जब ऋण लेते हैं, तो ऋण लेने के लिए जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई तय करती है, यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे वो आरबीआई से ऋण लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और रिवर्स रेपो रेट में इसका विपरीत होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेती है और उनके लिए जो दर देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अच्छा, इस दर में कटौती का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि निवेश हो रहा है उसमें कोई कमी ना आने पाए, ताकि बाजार में जो है मुद्रा का आपूर्ति जो है वो बढ़ा हुआ हो, ये या मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जा सके, यानी जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये दर जो है 25 आधार अंकों के साथ कम किया गया है, और रेपो दर फिलहाल 6% पर आ गया है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा खत्म होता है। अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, और इसका पहला न्यूज है
कि बांग्लादेश 54वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। अब आर्टेमिस समझौता क्या है उसको हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन पहले ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में 54वें हस्ताक्षरकर्ता यानी कि 54th सिग्नेटरी के रूप में इस अकॉर्ड को साइन किया है। अब थोड़ा देखते हैं कि आर्टेमिस समझौता क्या है। तो 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आर्टेमिस समझौता जो है अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित या अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से करना है, अन्वेषण कैसे करना है, किसी भी तरह का कोई संघर्ष न हो, जो अंतरिक्ष के एक्सपेरिमेंट के बाद जो नमूने इकट्ठे किए जाएंगे उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन सभी विषयों को लेकर, इन सभी बिंदुओं को लेकर जो एक कानून बनाया गया है, उन्हीं कानूनों का संग्रह जो है, जो सेट है, वो क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड है, आर्टेमिस समझौता है। और ध्यान रखिएगा ये गैर बाध्यकारी है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इसके जो सदस्य देश है वो उनको मानेंगे, ये आपसी सहमति से तय किया गया अकॉर्ड है। यानी कि अगर कोई देश भविष्य में अगर चाहता है तो इससे बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसलिए है गैर बाध्यकारी है। और इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना वर्ष 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग के सह नेतृत्व में किया गया था। और इसके साथ अन्य संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत में जो शामिल प्रावधान, वैसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, लेकिन कुछ प्रावधानों का यहाँ जिक्र किया जाना जरूरी है ताकि आप मोटे तौर पे समझ सकें कि आखिर आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है। तो जैसे अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण अन्वेषण, इसमें क्या है कि सभी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जाएगी या की जानी चाहिए। आपातकालीन सहायता, जैसे संकटग्रस्त अंतरिक्ष यात्रियों और कर्मियों की सहायता। संघर्ष की समाप्ति। अंतरिक्षीय कचरा, जो डेब्रिस होता है, तो अंतरिक्षीय कचरा यानी समझौते के हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि उन्हें नए दीर्घकालिक या हानिकारक मलबे को सीमित करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये अक्सर कई बार ऐसा होता है कि ये मलबे जो होते हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भी गिरते हैं, या जो वहाँ पे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे कोलाइड करके उस सैटेलाइट को जो अभी एक्टिव हैं उनको ये नष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अंतरिक्षीय कचरा को कम करना भी इन अकॉर्ड में शामिल है। और अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण। इसके साथ भारत जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश था। तो मोटे मोटे तौर पर इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। और भारत जो है इसका 27वां सदस्य बना था। अगला है सनबर्ड रॉकेट। तो ये एक रॉकेट है जिसका नाम है सनबर्ड। और क्या है ये, तो परमाणु संलयन संचालित रॉकेट है। हमने पढ़ा है कि एक तो होता है परमाणु विखंडन, जिसमें विखंडन के पश्चात जो होता है ऊर्जा जो होती है निकलती है, और एक होता है संलयन, जिसमें आपस में मिलने के बाद जो होता है ऊर्जा जो होता है, तो एक विखंडन पर आधारित होता है, एक संलयन पर आधारित होता है। तो ये बेसिकली परमाणु संलयन संचालित रॉकेट है जिसे ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब जहाँ तक नाभिकीय संलयन का बात है, तो वही ऊर्जा की प्रक्रिया जो है जो हमारे सूर्य जैसे तारों को शक्ति प्रदान करती है। तो सूर्य भी एक तारा है और उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है उसका कारण जो है नाभिकीय संलयन ही है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय यात्रा के समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, अंतर्ग्रहीय यात्रा क्या होता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और इसके साथ मंगल भी जो है वो एक ग्रह है। तो मान के चलिए कि भविष्य के किसी मिशन के तहत अगर पृथ्वी से मंगल ग्रह पे जाना हुआ तो ये अंतर्ग्रहीय यात्रा हुआ। तो इसमें अब जितना समय लग रहा है तो उस समय को घटाकर उस समय को और कम करना है, ताकि और कम समय में जो है और जल्दी दूसरे ग्रह पे जाया जा सके, जितना समय अब लग रहा है। जैसे थोड़ा सा समझ लेंगे इसको कि ये क्या है। तो अनुमानित गति जो होगा इस रॉकेट के माध्यम से वो क्या होगा, 8,05,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगा, जो वर्तमान में नासा के पार्कर सोलर प्रोब से भी अधिक तेज है, जो कि अब तक निर्मित सबसे तेज वस्तु है, जिसकी अधिकतम गति है 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो रॉकेट है जो कि परमाणु संलयन संचालित रॉकेट है, इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, तो 8,05,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक। यानी कि इससे जो
ग्रहीय यात्रा होगा वो, और चूंकि ये इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जब स्पीड ज़्यादा होगा तो जो 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में समय भी जो है वो कम लगेगा। तो बेसिकली ये उसी से संबंधित है। और इस तकनीक में हीलियम-3 और ड्यूटेरियम को एक साथ मिलाकर प्लाज्मा हीलियम-3 और ड्यूटेरियम को एक साथ मिलाकर प्लाज्मा उत्पन्न करती है जो थ्रस्ट और बिजली दोनों पैदा करता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा कि सनबर्ड क्या है, एक रॉकेट है और इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय यात्रा के लिए किया जा रहा है। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट खत्म हुआ और जो अगला सेगमेंट है, अगला खंड है, अगला पार्ट है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति दिवस, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें पहला न्यूज है रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, जो नववर्ष और बसंत के आगमन पर असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस त्यौहार के बारे में याद रखिएगा। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो इसका संबंध असम से है और ये नववर्ष या बसंत के आगमन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 और ये किसे किसे दिया गया है, तो युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रदान किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। और यह कार्यक्रम इस वर्ष और पिछले वर्ष, ध्यान रखिएगा ये 2 वर्षों का है, तो इस वर्ष और पिछले वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था और दोनों वर्ष से कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार क्या है, तो 30 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा, ध्यान रखिएगा कि 30 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, अनुसंधान, संस्कृति, मानवाधिकार, पर्यटन, शिक्षा, खेल, नवाचार या सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों को मान्यता देती है। यानी कि ऐसे लोग जो इन फील्ड्स में एक अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं या इस फील्ड में वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो उनको ये पुरस्कार जो है मान्यता प्रदान करता है। और ये पुरस्कार जो है एक और संस्था को भी मिला है जिसका नाम है लेट्स बी द चेंज। तो ये दोनों याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी किया है। तो ये एक रिपोर्ट है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, जिसे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अंकटाड के द्वारा। अगला न्यूज है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई की नई कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला को बनाया गया है। तो थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई बहुत सारे पेमेंट्स को, बहुत सारे मेथड ऑफ पेमेंट्स जो होता है उसको, वो सभी सारे एनपीसीआई के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि एनपीसीआई है जो एक, आप कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि एनपीसीआई क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत में ये खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए एक छत्र संगठन है, यानी कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए ने स्थापित किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी। और ये एनपीसीआई जो है विभिन्न प्रकार के भुगतान प्रणालियों की सुविधा देती है, जिसमें थोड़ा सा इसको क्रम से देख लेंगे। और क्या है कि सबसे पहला यूपीआई, जिसका हम लोग दैनंदिन जीवन में डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, जो क्या है, मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है, जिसमें बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया और इसी तरह के और भी ऐप्स होते हैं। तो वो एक भुगतान प्रणाली है। अगला है एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें क्या है, आधार कार्ड के माध्यम से बैंक खातों में लेन देन का सुविधा। अगला है नाच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी एक प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर भुगतान को स्वचालित करती है। आईएमपीएस यानी इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस, यह एक ऐसी सेवा है जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा देती है। और है नेफ्ट यानी एक ऐसी प्रणाली है जो बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा देती है। और ये सब जितने भी जो मेथड्स ऑफ पेमेंट है, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, जो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसे सबसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, कब सेलिब्रेट किया गया था? तो WHO की स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था। और WHO क्या है? तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। अगला न्यूज है राम सहाय पांडे का निधन। थोड़ा देख लेंगे ये जो व्यक्तित्व है जो अब नहीं रहे। तो इनका संबंध है राई फोक डांस, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित एक फोक डांस है या लोक नृत्य। 2022 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। और राई डांस जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और ये नृत्य जो है बेडिया समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025, जो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक इसकी याद में तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिवस से संबंधित इस वर्ष 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। और जिसका थीम क्या है? अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। और आयोजनकर्ता कौन है? तो आयुष मंत्रालय है। तो ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक, ध्यान रखिएगा, मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक है ये। हार्ट लैम्प को 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चयनित किया गया है। अच्छा ध्यान रखिएगा, हार्ट लैम्प जो है ये अंग्रेजी अनुवाद है, जो कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक का ये अंग्रेजी अनुवाद है। हार्ट लैम्प को 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चयनित किया गया है, जिसके लेखिका कौन है? बानो मुश्ताक। और दीपा भस्ती ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो इन नामों को याद रखिएगा। थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि बुकर प्राइज जो मूल अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंग्रेजी में अनुवादित किसी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है दोनों प्राइज। बुकर प्राइज जो उन्हीं उपन्यास को दिया जाता है जिसका मूल भाषा जो है वो अंग्रेजी है, और जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन उपन्यास को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखे गए हों, लेकिन जिनका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। और बुकर पुरस्कार जहां हर साल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2 साल में दिया जाता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। और इसी से एक और न्यूज जो आप लोगों को याद होगा कि जो इसमें पिछला इंटरनेशनल बुकर प्राइज था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत समाधि के लिए, या जिसका इंग्लिश वर्जन था टॉम्ब ऑफ सैंड। अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गैगरिन पहले मानव थे जो अंतरिक्ष का उड़ान उन्होंने भरा था। तो इसी के याद में ये प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ये तिथि याद रखिएगा। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल है जिसे खुबानी फूल महोत्सव कहते हैं। इसका संबंध कहाँ से है? तो लद्दाख से है, ध्यान रखिएगा। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में खुबानी के पेड़ों पर फूल आने का जश्न मनाने वाला एक उत्सव है जो वसंत के आगमन का प्रतीक है। और खुबानी इन्हीं पेड़ों पर बाद में जो है लगने वाला एक प्रकार का फल होता है। उन फलों को जब सुखा दिया जाता है तो ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो ये खुबानी होते हैं एप्रिकॉट, इसी से संबंधित है ये खुबानी फूल महोत्सव, जो कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इस तरह से हमारा एक और खंड, एक और पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, जिसका पहला न्यूज है कि किन 2 देशों को क्रमशः 2031 और 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। ध्यान रखिएगा, ये फीफा महिला विश्व कप से संबंधित है। और चूंकि फीफा विश्व कप का संबंध या फीफा का संबंध फुटबॉल से है,
तो 2031 और 2035 क्रम से अगर देखा जाए तो 2031 का महिला फीफा विश्व कप का आयोजन होना है अमेरिका में और 2035 का प्रस्तावित है ब्रिटेन में। इसकी घोषणा फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित 49वीं यूईएफए यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कांग्रेस के दौरान की गई। तो फीफा के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ध्यान रखिएगा। और आयोजन का घोषणा जो कहाँ किया गया था, तो सर्बिया के बेलग्रेड में। अच्छा, 2027 का प्रस्तावित कहाँ है, ब्राज़ील में, यानी 27, 31 और 35 ये तीनों ध्यान रखिएगा। और जो 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सामूहिक रूप से, यानी कि ये 2 देश मिलाकर 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया था। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि जब तक अगले का आयोजन हो नहीं जाता है तब तक इससे संबंधित सवाल आपसे बन सकते हैं। और उसमें विनर कौन था 2023 का विनर, तो स्पेन था। अब चूंकि महिला का है तो थोड़ा सा पुरुष का भी इसमें देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 पुरुष वर्ग का आयोजन कतर में हुआ था जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। और फीफा के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें क्या है, फीफा अर्थात जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और जो पहला फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था वो 1923 में आयोजित किया गया था, जो कि एक देश था उरुग्वे, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। और पहला महिला फीफा विश्व कप 1991 में आयोजित किया गया था और तब से ये हर 4 सालों पर आयोजित किया जा रहा है। अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, जिसका ये बॉक्सिंग से संबंधित वर्ल्ड कप है जिसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। और इसमें भारत 6 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर उज़्बेकिस्तान रहा है। और हितेश गुलिया, चूंकि ये जो 1 गोल्ड मेडल मिला है वो किसके द्वारा अर्न किया गया है, तो वो हितेश गुलिया के द्वारा। और फाइनल में इंग्लैंड के ओडेल कमारा को हराकर टूर्नामेंट का सिर्फ और सिर्फ 1 स्वर्ण पदक हितेश गुलिया के द्वारा जीता गया है, इसलिए ये नाम भी याद रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में महिला मुक्केबाजों ने हिस्सा नहीं लिया था। अगला न्यूज़ है मियामी ओपन 2025 एटीपी टूर मास्टर्स 1000। तो ये क्या है, टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है। तो इसमें देख लेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि टेनिस के कितने टूर्नामेंट्स हैं। तो पुरुष वर्ग में इसमें विजेता 2025 के जो है वो याकूब मेंसिक है, जिनका संबंध चेक रिपब्लिक से है, यानी जो चेक रिपब्लिक के रहने वाले हैं। और इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच, एक फेमस नाम है, आप लोग को भी पता होगा, जिनका संबंध सर्बिया से है, तो नोवाक जोकोविच को हराया। और महिला वर्ग में जो विजेता बनी है अरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस की है, इन्होंने फाइनल में जेसिका पेगुला को हराया है। और टेनिस के टूर्नामेंट्स जो हैं, ध्यान रखिएगा, जो 4 मेजर टूर्नामेंट्स हैं जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, उनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो कि लंदन में आयोजित होता है, और यूएस ओपन। तो ये 4 मेजर टूर्नामेंट्स हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ और टूर्नामेंट्स हैं जैसे एटीपी टूर जो कि पुरुष वर्ग से संबंधित है, WTA टूर जो कि महिला वर्ग से संबंधित है, और ITF टूर जो कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग से संबंधित है। तो ये कुछ टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। उसी में से ये एटीपी टूर था जो कि मियामी में आयोजित किया गया था। मियामी अमेरिका का एक शहर है, तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025। ध्यान रखेंगे ये क्या है, तो सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप है किसका, हॉकी का, और उसका संस्करण कौन सा है, 15वीं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है 2025 में, तो ये झांसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है वहाँ पे आयोजित किया गया था। अब थोड़ा सा हॉकी से संबंधित कुछ इतिहास देख लेते हैं। तो भारत में हॉकी का शुरुआत जो है 1928 में हुआ है। हॉकी विश्व कप का शुरुआत जो हुआ है 1971 में। और भारत ने हॉकी में अब तक 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और हॉकी से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट्स हैं आगा खान कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि महिलाओं से संबंधित है। अगला न्यूज है
कि T20 क्रिकेट में ध्यान रखिएगा, ये T20 क्रिकेट, इसमें लीग मैचेस भी हैं T20 के, जैसे IPL वगैरह, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं जिसमें बायलैटरल सीरीज हो गया या जो ICC का इवेंट्स हो गया, ये सारे को मिलाकर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो विराट कोहली बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि भारत में पहली बार आयोजित होने वाली रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया है। ये भारत में चूँकि पहला बार किया जा रहा है, ध्यान रखा जाना जरूरी है, और इसका कहाँ किया जा रहा है, ये मुंबई महाराष्ट्र में। अगला न्यूज़ है गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट्स। तो मास्टर एंड US ओपन जो टूर्नामेंट है, इससे संबंधित जो 2 मास्टर्स और US ओपन वो अमेरिका में आयोजित होते हैं। द ओपन चैंपियनशिप, जिसे ब्रिटिश ओपन भी कहा जाता है, इसका आयोजन स्कॉटलैंड में होता है। PGA चैंपियनशिप, ये भी गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप जो कि US और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। राइडर कप जो अमेरिका और यूरोप के बीच आयोजित होता है। और हीरो इंडियन ओपन भारत में आयोजित होने वाले गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट है ये, हीरो इंडियन ओपन और SBI ओपन एंड पैनासोनिक ओपन। तो ये गोल्फ से संबंधित कुछ टूर्नामेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि IPL में 1000 चौके तथा छक्के, ध्यान रखिएगा, चौके और छक्के मिलाकर 1000, IPL में 1000 चौके तथा छक्के लगाने वाले पहला खिलाड़ी जो बने हैं वो विराट कोहली है। अगला न्यूज है कि ISSF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ या शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है, ये वर्ल्ड कप 2025 जो है इस वर्ष का देख लेंगे कि चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल करने वाला देश भारत बना है। यह शूटिंग से संबंधित वर्ल्ड कप है, जिसमें भारत को कुल 8 पदक मिला है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। अब 4 जो स्वर्ण पदक है उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल इससे पूछा जा सकता है। और जो स्वर्ण पदक विजेता है उनमें विजयवीर सिद्धू हैं, सिफत कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल और सुरुचि सिंह। ये 4 नाम याद रखिएगा जिन्होंने इस वर्ष के शूटिंग से संबंधित वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार हमारा एक और पार्ट जो है, एक और सेगमेंट जो है समाप्त होता है। अब आज के वीडियो का जो अंतिम सेगमेंट है हमारा वो है बिहार स्पेशल समसामयिक घटनाक्रम। अब थोड़ा इनसे संबंधित कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेंगे। जिसका पहला न्यूज़ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसे 2016 में शुरू किया गया था, और वो क्या है उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये ध्यान देंगे इसमें कि केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 एयरपोर्ट्स से फ्लाइट के संचालन को हरी झंडी दे दी है। और इसमें 7 जो एयरपोर्ट्स हैं वो किस किस ज़िले में है उनको थोड़ा ध्यान देंगे हम, और वो कौन कौन सा ज़िला है। तो इसमें शामिल है बीरपुर जो कि सुपौल में है, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट। तो ये कुल 7 जिले के एयरपोर्ट हैं जिनको उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है कि अब यहाँ से फ्लाइट्स का संचालन या फ्लाइट्स का उड़ान जो है संभव हो पाएगा। और उड़ान जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ये भारत सरकार की एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है, ध्यान रखिएगा, जो कि 2016 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य कम सेवा वाले हवाई मार्गों को विकसित करना और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बढ़ावा देना। यानी कि ये एक एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो छोटे छोटे शहरों होते हैं तो उनको जोड़ना है ये। तो उड़ान योजना के द्वारा किसी राज्य के छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना है, और यही है उड़ान योजना जिसे 2016 में शुरू किया गया था। अगला न्यूज़ है कि बिहार के 3 स्टार्टअप्स, ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप्स पता ही होगा आपको कि किसे कहते हैं। तो जो भी नया व्यवसाय या नया उद्यम शुरू किया जाता है उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। तो बिहार के ऐसे 3 स्टार्टअप को इस बार के जो दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, तो उस स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 3 स्टार्टअप कौन कौन है, तो पहला स्टार्टअप है EY डेल्टा जो कि एक तकनीक पर आधारित स्टार्टअप है, लेडी फेयर
जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेस्ड स्टार्टअप है, और भोजपत्ता यानी जो कृषि आधारित स्टार्टअप है। तो ये 3 स्टार्टअप को इस बार के स्टार्टअप महाकुंभ में महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो कि तीनों बिहार से संबंधित है। अगला न्यूज है कि हाल ही में खबरों के अनुसार पश्चिमी चंपारण अवस्थित बिहार के पहले और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जंगल में भीषण आग लगने से बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा था। यह हाल ही में न्यूज़ में आया होगा, अगर आप लोग के आंखों के सामने से गुजरा है तो ठीक है, वरना मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि जो कि क्या है, अपने बिहार का एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है, ये तो पश्चिमी चंपारण में है, और जिसका नाम क्या है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। और इसे 1994 में 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली थी। और ये क्या है, तो हिमालय की तराई में स्थित पश्चिमी चंपारण जो है, जहाँ पर ये स्थित है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और साथ ही ये भी बिंदु याद रखिएगा, ये भी तथ्य कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, जो कि बनाया जाना है, वो कैमूर जिला में है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे, इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि शिवदीप लांडे ने हाल ही में किस नाम से अपना एक राजनीतिक दल का गठन किया है। तो उसका नाम क्या है, हिंद सेना पार्टी, और जिसका राजनीतिक चिन्ह है त्रिपुंड। और स्वयं शिवदीप लांडे का संबंध कहाँ से, तो ये महाराष्ट्र के हैं। अब चूंकि ये बिहार से संबंधित एक पार्टी है, तो थोड़ा अभी देख लेंगे कि बिहार विधानसभा में भी 243 सीटें हैं, जिनमें 38 अनुसूचित जाति और 2 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिएगा, 38 अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और 2 अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं सीटें। अब अगला न्यूज जो है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट न्यूज होगा, जो कि बिहार से संबंधित एक और न्यूज है कि बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों का विषय रहा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार शरीफ से संबंधित क्लॉक टावर था, और ये खबरों में इसलिए रहा है क्योंकि जब इसका उद्घाटन किया जाना था हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उद्घाटन किए जाने से पहले ये नया नया बन के तैयार हुआ था, और उद्घाटन किए जाने से पहले ही ये खराब हो गया था। तो जिसके कारण ये काफ़ी न्यूज़ चर्चा में रहा था। तो इस न्यूज़ को भी ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध कहाँ से है, तो ये बिहार शरीफ से है। तो इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, सपोर्टिव लगा है, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आपका कोई कमेंट होगा, आपका कोई सुझाव होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।